जय हिंद प्यारे साथियों, चंद्रहासनी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं लोकेश चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ये पता होगा कि चंद्रहासनी एकेडमी में छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और इस टेस्ट सीरीज का हम लोग हर टेस्ट के बाद एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आते हैं। तो आज मेगा टेस्ट हुआ है, तो मेगा टेस्ट का ये वीडियो लेकर आए हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो आप सभी के लिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ से पाषाण युगीन औजार के साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पाषाण युगीन औजार कहां से प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण युगीन औजार कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं, जोगीमारा से प्राप्त हुआ है, सीताबेंगरा, तीनों स्थानों से ही पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, सिर्फ कबरा पहाड़ नहीं, जोगीमारा की गुफा और सीताबेंगरा की गुफा में भी पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। सेतुबंध, अगला क्वेश्चन दूसरा, सेतुबंध निम्नलिखित में से किस वाकाटक वंशी शासक की रचना है। सेतु जो बंध है वो आपको देखने को मिलेगा प्रवरसेन द्वितीय की रचना। और ये प्रवरसेन द्वितीय कौन है? ये रुद्रसेन द्वितीय के पुत्र हैं। ये रुद्रसेन द्वितीय के क्या हैं? पुत्र हैं। और रुद्रसेन का विवाह हुआ रहता है, इनका विवाह होता है प्रभावती से। किससे? प्रभावती। और ये प्रभावती कौन है जी? तो ये प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते हैं 9 रत्नों में से एक रत्न महाकवि कालिदास। और महाकवि कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय अपने नाती के शासनकाल में भेजते हैं, प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में भेजते हैं कालिदास को। और कालिदास के संगत में ही रहकर ये जो है सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना करते हैं, जो कि रामायण से प्रेरित रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसका शासन रहा? तो पांडुवंशी शासकों में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले राजा कहलाए महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिनका शासन काल 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक रहा। इनका शासनकाल, इनके शासनकाल को ही छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वयं ये शैव धर्म के उपासक थे, लेकिन बाकी सभी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, सभी धर्मों का समान विकास हुआ इनके शासन काल में। इसलिए इनके शासन काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा बने ये। इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री वेनसोंग भी आया था। हर्षगुप्त कौन थे? महाशिवगुप्त के ये पिता थे। और इनकी हर्षगुप्त की पत्नी का नाम था वासाटा। और वासाटा देवी के अधूरे काम को भी पूरा कराने वाले कौन हैं? महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त तीवरदेव एकमात्र पांडुवंशीय शासक जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो रत्नदेव प्रथम ने जो है रतनपुर नगर की स्थापना की थी 1050 ईस्वी में। ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने 2 जगह से शासन किया था भाई, एक तुम्माड़ से और दूसरा राजधानी बनाया रतनपुर, कलचुरियों का सबसे प्रसिद्ध राजधानी रतनपुर। यहाँ इन्होंने 1045 से 50 तक शासन किया। उसके बाद 1050 में इन्होंने राजधानी बनाया रतनपुर को। और यहाँ प्रसिद्ध रतनपुर का महामाया मंदिर का निर्माण भी करवाया था किसने? रत्नदेव प्रथम ने। तो 1050 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकतीय शासक अन्नमदेव की राजधानी कौन थी? ठीक है, कौन सी थी होना चाहिए। ठीक है, तो चक्रकोट इनकी राजधानी नहीं थी। मघोंता, बस्तर, जगदलपुर, इसमें काकतीय वंशीय शासकों के 4 राजधानी दी हुई हैं। अन्नमदेव क्या है? इस वंश के संस्थापक हैं और इन्होंने राजधानी बनाया था मघोंता को। किसको बनाया था जी? मघोंता को। चक्रकोट को राजधानी बनाने वाले थे पुरुषोत्तम देव।
बस्तर को राजधानी बनाने वाले थे दिक्पाल देव, और जगदलपुर को राजधानी बनवाया दलपत देव ने। तो ये 4 राजधानी बनी किसके शासनकाल में, तो काकतीय वंशियों के शासनकाल में, और चारों जो है अलग अलग राजाओं द्वारा बनाए गए। अन्नम देव की राजधानी थी मगहुंता, मगहुंता से 3 शासकों ने शासन किया था, अन्नम देव, हमीर देव और भैरव देव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन किस मराठा सूबेदार के शासनकाल में हुआ। तो जब यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आए थे उस समय, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी की प्रथा चल रही थी। मराठा के जो शासक थे वो सूबेदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे, और इनमें प्रथम सूबेदार थे महिपत राव दिनकर, और इन्हीं के शासनकाल में फॉरेस्टर नामक यात्री आया था। विट्ठल राव दिनकर के में कौन आया था, विट्ठल राव दिनकर के में आपको देखने को मिलेगा जेटी ब्लंट, ब्लंट आए थे, वी से विट्ठल, बी से ब्लंट, ठीक है। भवानी कालू के में कोई नहीं आया। केशव गोविंद के में कोलब्रुक आए थे। केशव गोविंद के शासनकाल में कौन आए थे जी, कोलब्रुक आए थे। कौन आए थे, कोलब्रुक नामक विदेशी यात्री आए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तमोर जंगल सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ। तो तमोर जंगल सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था वो 9 सितंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था। याद रखिए, तमोरा अलग है और लभरा अलग है। लभरा कब हुआ था, लभरा हुआ था 8 अगस्त को, ठीक है, और जबकि 9 अगस्त को क्या हुआ था, तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था 9 अगस्त 1930 को। किसके द्वारा, यति यतनलाल के द्वारा, यति यतनलाल जैन और शंकर राव गनोदावाले के द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसी जंगल सत्याग्रह में बालिका दयावती ने एक अंग्रेज अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे। तो रायपुर षड्यंत्र केस के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था परसराम सोनी। ये इसके सबसे प्रमुख नेता थे, और इन्होंने, ठीक है, बम बनाना, विस्फोटक सामग्री बनाना, ये सबका प्रशिक्षण देते थे। कौन, परसराम सोनी। ये सब सीख रहे थे परसराम सोनी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता कौन थे, अर्थात भूमिगत रूप से क्रांतिकारी आंदोलन में किसने भाग लिया था। तो ये भाग लेने वाले थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह 1942 के बाद भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता बन गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ संग्राम, याद रखिए, संग्राम बोले या मुक्ति बोले, दोनों के गठनकर्ता कौन है। तो इन दोनों के गठनकर्ता है शंकर गुहा नियोगी, ठीक है। संग्राम मंच और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा दोनों को गठन करने वाले थे शंकर गुहा नियोगी 1976 और 1983 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले, भू अवस्थित जिले हैं। बार बार मैं मैप को इसीलिए बनवाता हूं क्लास में ताकि ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। भू अवस्थित जिले का मतलब क्या होता है, ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता और ना ही किसी समुद्री सीमा को स्पर्श करता है, वो कहलाता है भू अवस्थित जिला। तो छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है, 11 ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, ठीक है। पद्मश्री लगभग देखो सभी को दिया गया है, ठीक है, सभी को दिया गया है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, प्रथम व्यक्ति, ठीक है। तो प्रथम व्यक्ति थे मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, ठीक है। मुकुटधर पांडे एक समाजसेवी थे और एक साहित्यकार भी थे। इनको जो है छत्तीसगढ़ का पहला ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम क्या समझ रहे हैं ये हमें क्लियर पता होना चाहिए। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित शैल समूहों में से किसका विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। यहाँ पे मध्य है,
मध्य छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, ना कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। तो आप छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले तो आपके पास आंसर हो जाता आर्कियन शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में कौन सा शैल समूह पाया जाता है? तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। जबकि पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में किसका विस्तार सर्वाधिक है बोलने से? आर्कियन शैल समूह। लगभग आधे भूभाग पर पाया जाता है आर्कियन, लेकिन बीच के महानदी बेसिन में फैला हुआ है कौन सा? कडप्पा शैल समूह। हसदेव रामपुर बेसिन का विस्तार कहां से कहां तक है? तो हसदेव रामपुर बेसिन आपको बिलासपुर से लेकर सरगुजा तक ऐसे देखने को मिलेगा। बिलासपुर से लेकर सरगुजा तक एक पट्टी के रूप में फैली है हसदेव रामपुर बेसिन। तो बलरामपुर से सरगुजा नहीं, कोरिया से नहीं, कोरिया से सरगुजा, सरगुजा से बिलासपुर, जी हाँ, बिलासपुर से लेकर सरगुजा तक फैला हुआ है हसदेव रामपुर बेसिन। दरवाजा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूरोपियन यात्री फॉरेस्ट का, अच्छा इसको तो पढ़ चुके हैं ना, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर आए हैं। चंद्रपुर में निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी व मान नदी के साथ संगम बनाती है? अर्थात सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना जा रहा है, चंद्रपुर जो है किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो चंद्रपुर की सबसे प्रमुख नदी है, ये नदी कहलाती है महानदी। ऊपर से जो नदी आएगी वो नदी कहलाएगी मांड नदी, और नीचे से जो नदी आएगी वो कहलाएगी लात नदी। कौन सी नदी? लात नदी। और इन त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ ये पवित्र नगर कहलाएगा चंद्रपुर। ठीक है, तो कौन सा नदी आएगी? मांड और महानदी दिया हुआ है, बचा कौन सा नदी? लात नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुल्लू जलप्रपात किस अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो गुल्लू है, ठीक है, गुल्लू जलप्रपात कौन से जिले में है? जसपुर जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में है? जसपुर जिले में। ईब नदी पर बनती है। गुल्लू बेने छुरा, ठीक है, गुल्लू बेने छुरी, ये तीनों जलप्रपात बादलखोल अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जसपुर जिला में कौन सा है जी? बादलखोल अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत क्या है? तो छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषक लगभग 2024-25 के अनुसार 82% है। ठीक है, तो डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। महासमुंद जिले में निम्न में से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो महासमुंद जिले में सोना जो है पाया जाता है। हीरे की साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुई है, निकिल की भी पुष्टि नहीं हुई है। सोना महासमुंद जिले के लिमाऊगुड़ा और रेहटी खोल, ये दो जगह है महासमुंद जिले का। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोना। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा सोना। समझ में आया? और गरियाबंद में पाया जाता है हीरा। बस्तर में और गरियाबंद दो जगह पाया जाता है हीरा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 18वां देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला है? तो वर्तमान में सर्वाधिक कार्यशील वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला आपको देखने को मिलेगा शक्ति। कौन सा जिला जी? शक्ति। क्वेश्चन नंबर 20। छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? जनजातीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में 2 सितंबर 2004 को हुई थी। कब हुई थी जी? 2 सितंबर 2004 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अटल नगर नवा रायपुर। अटल नगर नवा रायपुर में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो 42 + 1 अर्थात 43 हो गया है। क्लियर है? 43 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति
पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंध जनजाति की प्रमुख बोली क्या है? कोंध जो जनजाति है उनकी बोली को कहा जाता है कोई बोली। ठीक है, ये जो कोंध जनजाति है कौन सी बोली बोलते हैं जी? तो कोई बोली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गोदवाने वाली, ना कि गोदना प्रिय। यदि गोदना प्रिय बोलता तो क्या हो जाता? बैगा। लेकिन गोदना गोदवाने वाली सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो कमार जनजाति सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए। पेज किस जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है? तो पेज आपको देखने को मिलेगा बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ। बैगा जनजाति में 3 प्रकार के प्रमुख पेय पदार्थ होते हैं, एक सुबह के लिए, एक दोपहर का और एक होता है शाम का या रात्रि का, जिसे बोल सकते हैं भोजन। सुबह का इनका कहलाता है बासी, दोपहर को इन लोग खाते हैं पेज और रात्रि का इन लोगों का भोजन कहलाता है बियारी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परजा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो परजा जनजाति, ठीक है, परजा जनजाति ये कहाँ निवास करती है? तो परजा जनजाति मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। इन्हें ध्रुवा के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो युवा गृह है उसे धांगा बक्सर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धांगा बक्सर के नाम से जाना जाता है। बन जाएगा जी। ठीक है, घसरवासा भुइयां या भारिया के नाम से जाना जाता है, भुइयां के नाम से। कोसी घोटुल ये जो है किसका होता है? ये होता है अबुझमाड़िया का। आप कमेंट करके बताएंगे गिती ओना कौन सी जनजाति का युवा गृह होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थापड़ी नृत्य किस माह में किया जाता है? ये जो थापड़ी नृत्य है ये मुख्य रूप से आषाढ़ माह में कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। थापड़ी नृत्य कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति द्वारा कौन से माह बोला जाए तो आषाढ़ माह में किया जाता है। आषाढ़ माह में किया जाता है। इसी समय इन लोग मेघनाथ खंभ की भी स्थापना करते हैं। तो थापड़ी नृत्य कौन सी जनजाति? बैसाख, सावन, भादो, फागुन, जेठ, आषाढ़। आषाढ़ के समय यह जो है नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन दंतेश्वरी मंदिर का विशेष वाद्य यंत्र नहीं है? विशेष जो दंतेश्वरी माता की आरती के समय बजाया जाता है उनमें कौन सा शामिल नहीं है? बोरकहली ये शामिल है, नेफ्री भी बजाया जाता है, रायगढ़ी भी बजाया जाता है, तोड़ी ये आरती के समय दंतेश्वरी माता के नहीं बजाया जाता। तोड़ी एक प्रकार का मुंह से ऐसे बजाया जाने वाला क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सगराखंड किस जनजाति के प्रमुख देवता होते हैं? तो सगराखंड ये कंवर जनजाति के प्रमुख देवता होते हैं और ये कंवर जनजाति कौरवों को अपना वंशज मानती है और क्या काम करती है बोलने से? सैन्य कार्य करने में ये खास रुचि रखती है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? सैन्य कार्य। इनके प्रमुख देवता कौन है? सगराखंड। कौन सी जनजाति? कंवर जनजाति। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। निम्नलिखित में से भरथरी गीत किससे संबंधित प्रमुख गायन कलाकार हैं? भरथरी गीत ठीक है, रानी पिंगला और राजा भरथरी के विरह वेदना का गीत है भरथरी गीत। ठीक है, जिसको गाने वाली छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध गायिका हैं सुरुजबाई खांडे। ठीक है, उसका कुछ बोल उसको जैसे कि राजा रोए, दरबार में रानी रोए, महलों में दीदी, ऐसे करके कुछ गाना है, आप लोग उसको सुनना, बहुत अच्छा गाना है। आरू साहू द्वारा भी गाया गया ये गाना है। ठीक है, सुरुजबाई खांडे शुरू प्रारंभ की हैं, अब वो बहुत से लोग उनके क्या है अलग अलग तरीके से गाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये गाना सुनिएगा, भरथरी गाना बहुत अच्छा गाना है। इसमें राजा भरथरी क्या है शिकार पे जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक पत्नी जो है अपनी पति की मृत्यु के कारण सती होते रहती है, चिता पे लेटते रहती है। तब जो है
राजा भर्तृहरि को मन में ये ख्याल आता है कि क्या रानी भी मेरे लिए ऐसा कर सकती है करके, ठीक है। इसी के ऊपर बेस है ये पूरा कहानी। अगला देखिए 29वां, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक कौन हैं? दाऊ रामचंद्र देशमुख जी हैं। कौन है? दाऊ रामचंद्र देशमुख जी हैं। ये रबेली बोलता हूँ, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक हैं। रबेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। दुलार सिंह मंदराजी इनके क्या है? रबेली नाचा पार्टी के संस्थापक हैं, भीष्म पितामह कहे जाते हैं। और ये जो है हिंदुस्तान थिएटर के संस्थापक हैं। आप कमेंट करके बताएंगे दाऊ महासिंह चंद्राकर, ठीक है, कौन से प्रमुख पार्टी के संस्थापक हैं, ठीक है। पहला लाइन आप बताएंगे, दूसरा लाइन है बिहान, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुरा चौथ पर्व में किसकी पूजा की जाती है? तो बहुरा चौथ पर्व, ठीक है, बहुरा चौथ पर्व, इसमें भगवान गणेश और गाय दोनों की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। आप कमेंट करके बताएंगे बहुरा चौथ पर्व किस माह में और किस तिथि को आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, श्रृंगी ऋषि का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो श्रृंगी ऋषि की पावन धरा, पावन स्थान है कौन सा? धमतरी। धमतरी में एक पर्वत है जहां पर बैठकर श्रृंगी ऋषि तप किया करते थे। इस पर्वत का नाम है सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत। इस पर्वत में आपको देखने को मिलेगा एक आश्रम जो श्रृंगी ऋषि के आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी जिला रायपुर का नया नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो नाम है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका नया नाम क्या है जी? सुभाष चंद्र बोस राज्य छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। NLMG हथियार का विस्तार रूप क्या है? ठीक है, ये पुलिस के पर्सपेक्टिव से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका नेवर लेट मी गो नहीं होता है। नेगिव लाइट मशीन गन ये इसका राइट आंसर है। नेगिव लाइट मशीन गन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान पुलिस व्यवस्था किसकी देन है? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान जो पुलिस व्यवस्था है वो किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। आप कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन थे भाई? पुलिस अधीक्षक कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन थे? अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विधि और विधायी कार्य मंत्री कौन है? तो विधि और विधायी कार्य मंत्री आपको देखने को मिलेंगे अरुण साव। कौन है जी? अरुण साव जी हैं। अरुण साव, माफ कीजिएगा, विधि और विधायी मंत्री, विधि एवं विधायी मंत्री हैं। इसके साथ साथ ये PWD में भी हैं, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, लोक कल्याण विभाग, इसके भी मंत्रालय इन्हीं के पास है। लोक स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे विजय शर्मा के पास कौन माफ कीजिएगा, विजय शर्मा के पास कौन सा मंत्रालय रखा गया है? रामविचार नेताम और केदार कश्यप, इसका मैं बता रहा हूं वन मंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में आपको देखने को मिलेंगे
अरुण देव गौतम। कौन है जी? अरुण देव गौतम। इनका नया नियुक्ति हुआ है भाई। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे अशोक जुनेजा। और छत्तीसगढ़ के प्रथम बोला जाए तो प्रथम भी इसी ऑप्शन में दिया हुआ है। आप कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। इसी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में एक तो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बटालियन कितने हैं? तो वर्तमान में हाल ही का डेटा जारी हुआ है, इसमें 18 जो है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बटालियन है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर क्या है? यदि आपको कभी ये लगे महिलाओं को कि उनके आसपास कुछ खतरा है या उन्हें किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत 181 पे डायल करके पुलिस को सूचना दे सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पुलिस विभाग द्वारा विकसित ऐप अभिव्यक्ति ऐप में उपलब्ध सुविधा है? तो 505 बटन के उपयोग से त्वरित पुलिस सहायता, जी हाँ, त्वरित पुलिस सहायता दी जाती है भाई अभिव्यक्ति ऐप में महिलाओं को। कानूनी अधिकारों पर सुरक्षा टिप्स, ये भी बिल्कुल बताया गया है। स्थान से जहां आप हो वहीं से आप शिकायत दर्ज करा सकते हो, इसी को लिखा गया है, स्थान से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में बादल एकेडमी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में बादल बी से है बस्तर, ए से है एकेडमी, डी से है डांस, ए से है आर्ट और एल से है लिटरेचर। ठीक है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर इसका पूरा नाम है। तो बी से कौन आ रहा है? बी से आ जा रहा है बस्तर। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। 27वां वन खेलकूद महोत्सव के उद्घाटन समारोह में किस क्रिकेटर को आमंत्रित किया गया था? ये आप सबको पता होना चाहिए। स्काईमैन किन्हें कहा जाता है? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव। और इनके साथ एक और आई थी भाई, उसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे किनको किनको आमंत्रित किया गया था। सूर्य कुमार यादव के साथ आने वाली एक और खिलाड़ी कौन सी थी और उनका संबंध कौन से खेल से है? हाल ही में चर्चित त्रिनयन ऐप किस विभाग से संबंधित है? तो ये जो त्रिनयन ऐप है इसका संबंध पुलिस विभाग से है। ठीक है, त्रिनयन ऐप कौन से विभाग से संबंधित है? पुलिस विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य में किस जिले के अंतर्गत मुक्ता राजा गांव में टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है? तो ये जो मुक्ता राजा है और कापन, ये दोनों औद्योगिक क्षेत्र हैं। कहाँ के? जांजगीर चांपा जिले के इंडस्ट्रियल एरिया हैं। तो जांजगीर चांपा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किशोर साहू अलंकरण सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो किशोर साहू अलंकरण सम्मान 2024 सतीश जैन को दिया गया है। आप कमेंट करके बताएंगे किशोर साहू अलंकरण सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है और 2024 में किसे दिया गया है? सतीश जैन को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है जी? हाल ही में प्रारंभ महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत कितनी राशि तक के ऋण बिना किसी औपचारिकता के उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये जो चलाया जा रहा है महतारी शक्ति ऋण योजना, इसमें आपको बिना किसी कागजी कार्यवाही के महिलाओं को ठीक है, बिना किसी कागजी कार्यवाही और बिना किसी पूछताछ के 25,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये सरकार की योजना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा
बस्तर ओलंपिक 2024 का समापन किया गया। तो इसका समापन करने आए थे भारत के गृह मंत्री कौन? अमित शाह। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों द्वारा 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली धराशायी हुआ, इसका नाम क्या था? तो 1 करोड़ रुपए इनामी नक्सली उसका नाम पड़ गया था और उसका नाम कहा जाता है चलपति। ये जो है एक नक्सली था जिसके ऊपर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जिसको सुरक्षा बलों द्वारा क्या किया गया? घेर के इसे क्या कर दिया गया? इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इसे मार दिया गया। इसका नाम था चलपति। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य विभाग द्वारा किसे राज्य योग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राज्य योग आयोग के अध्यक्ष चुना गया है रूपनारायण सिन्हा को। रूपनारायण सिन्हा को राज्य योग आयोग के अध्यक्ष चुना गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य बना है? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, और छत्तीसगढ़ इसमें प्रथम नंबर पर है, फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला नंबर का राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 50वां। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक अर्जित किए थे? तो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक अर्जित किए थे। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहा छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन और उसके आंसर। उम्मीद है आपको ये सब चीज अच्छा लगा होगा। अब जो है इंडिया का पोर्शन आ रहा है, तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए आप जो है रोहित सर और रुद्र सर आपके साथ इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार रहेगी। नमस्कार प्यारे साथियों, तो अभी आप लोगों ने छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक का जो मेगा टेस्ट हुआ है उसके हल देख रहे हैं। अभी आपने देखा 1 से 50 तक के हल लुकेश सर बताए, जिसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन थे, और 51 से 80 तक के हल मैं बताऊंगा, जिसमें भारत का संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, और 81 से 100 तक के प्रश्न जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और करेंट अफेयर है, वो रुद्र सर बताएंगे। तो चलिए चालू करते हैं 51 नंबर से। तो 51 नंबर प्रश्न क्या बोला है, देखो, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है, यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है। अब इसके जो पाठ करते हैं उसको बोला जाता है, ऑप्शन ए में लिखा गया है अथर्वणवेद। मॉडल आंसर में इसको संशोधित कर लेना है। चलिए आगे 52 नंबर के प्रश्न क्या कहता है, 52 नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए 52 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 52 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, प्रवर्तक पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको जानना है ये चवार्क है, ये किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो ये है चवार्क दर्शन के प्रवर्तक है। ये जो पतंजलि है योग दर्शन के प्रवर्तक है। ये जो कपिल है ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। और ये जो जैमिनी है यही है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है। इसी को पूछा गया है, तो 52वां का राइट उत्तर हो जाएगा जैमिनी। चलिए 53 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 53 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं? 53 नंबर के प्रश्न, तो देखिए 53 नंबर के प्रश्न बौद्ध धर्म की तृतीय संगति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म में कुल 4 संगति हुई थी, 4 बैठक हुए थे। इसको याद करने का तरीका ये है रवे पाक, जगह पूछा गया है
रवे पाक। तो पहला हुआ था राजगृह में, पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा संगति वैशाली में हुआ था, वैशाली में, और तीसरा नंबर का हुआ था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना नाम से जाने जाते हैं, और चौथा हुआ था कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। तो तीसरा पूछा है तो तीसरा का हो जाएगा पाटलिपुत्र। आगे 54 नंबर का क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। द्वितीय युद्ध हुआ था ये मोहम्मद गौरी वर्सेस ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के मध्य, पृथ्वीराज चौहान के मध्य। याद रख लेना है, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे और दूसरे युद्ध में जीते थे गौरी। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय युद्ध पूछा है तो द्वितीय युद्ध 1191 में पहला, 92 में दूसरा। चलिए आगे, आगे ये जो आगे है 55 नंबर के प्रश्न। ठीक है, मुगलों से स्वतंत्र होकर हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन थे? तो आपको कई जगह निजाम खां मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नाम याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, चिनकिलिच खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ये अंतिम है 1856 से 1862 के आसपास। जिस समय 1857 की क्रांति हुआ ना, उसी समय यही थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 57 नंबर का प्रश्न देखिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? कई बार पूछा गया है, उत्तर जान लेना है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है, अगला, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है 1923 में। किसने किया ये भी पूछा जाता है, तो इसके संस्थापक माने जाते हैं चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो याद रख लेना है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम बार राष्ट्रपति कब नियुक्त हुए? तो ये हुए थे 26 जनवरी 1950 में। जब भारत आजाद हुआ तो ये अंतरिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे, आगे इसके आगे 60 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 60 नंबर के क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और समझिए। निम्नलिखित में से सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है, इसका सन से पता चलेगा। ये तो हुआ था 1939 में हुआ था। ये कब हुआ था जी? 1939 में। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ है 1942 में। सविना अवज्ञा आंदोलन 1930 की घटना है। असहयोग आंदोलन ये 1920-22 की घटना है। तो सबसे अंतिम में क्या रहा है? 1942। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रश्न का उत्तर। चलिए 61 नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। 61 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 61 नंबर का प्रश्न, 61 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सर्वाधिक होता है? याद रख लेना है, सबसे ज्यादा मंगल का और सबसे कम बुध का। अगला, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है मेघालय। बांग्लादेश के साथ ये जो मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गए, ये क्या मिजोरम हो गए, ये सब बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन, ये जो पम्बन द्वीप, ठीक है, ये कहाँ है? तो पम्बन द्वीप कहाँ है जी? कितने लोगों को पता है? कमेंट करके बताइए। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ कि ये जो है, एक मिनट,
ठीक है। 63वां, पंपन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है मन्नार की खाड़ी में है। कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। आगे, इस नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। यह कथन किस नदी के संबंध में? तो सीधा सीधा उज्जैन के किनारे कौन सा नदी है? तो उज्जैन के किनारे क्षिप्रा नदी है। कौन सा नदी है? क्षिप्रा। ये जो कुंभ का मेला होता है वो 12 साल में होता है। कहाँ कहाँ होता है? तो कुंभ के मेले में देश विदेश के पहुना आते हैं। देश विदेश से क्या आते हैं? पहुना। प हु उ ना। प से प्रयागराज, ह से हरिद्वार, उ से उज्जैन और ना से नासिक। यहाँ होते हैं प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला। चलिए 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? तो 65 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में किस मिट्टी का प्रतिशत कवर किया गया क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक है। जल के द्वारा बहाई गई मिट्टी ये है लगभग 40%। आगे, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। किससे है? तिलहन से। यहाँ पर दूध क्रांति देखोगे तो श्वेत क्रांति, मत्स्य देखोगे तो नीली क्रांति, मसाला देखोगे तो स्वर्ण क्रांति, और ये जो तिलहन देखोगे, ये जो तिलहन है वो किससे है? पीली क्रांति से है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान से तांबा प्राप्त किया जाता है? 67 नंबर, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है सिंह भूमि, जो कि कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में स्थित है। सिंह भूमि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है? तो 2011 जनगणना के अनुसार ये इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बार बार पूछा गया बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। आपको कमेंट करके बताना है बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस लिए, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 70, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल उत्पाद की गणना करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आगे बढ़ते हैं। आगे 71 नंबर का क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देखा जाए है तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन, 72, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई? तो याद रख लेना है केंद्र में ये हुआ है 1919 में। प्रांत में कब हुआ है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे 73, निम्न में से क्या संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है? सबसे पहले तो ये जानना है कि ये जो 42वें संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो 1978 में। तो यहाँ पर समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता शब्द जोड़ा गया था, राष्ट्र की अखंडता, बंधुत्व की भावना नहीं जोड़ा गया था। यहाँ क्या पूछा है? नहीं जोड़ा गया है। ठीक है। चलिए 74 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 74 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तो 74 नंबर का प्रश्न, संविधान के द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? तो देखिए दल बदल वाला तो मिलता है 10वीं अनुसूची में मिलता है। दल बदल वाला किसमें मिलता है जी? 10वीं अनुसूची में मिलता है। दल बदल वाला कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। वेतन भत्ते और पेंशन ये मिलता है दूसरी अनुसूची में। तो यहाँ पर पूछा है द्वितीय अनुसूची में, राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है।
ये पंचायती राज किसमें है? 11वीं अनुसूची में। और नगरीय निकाय किसमें है? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 12 अनुसूची है, सभी को एग्जाम के दृष्टि से 12 के 12 अनुसूची याद होने चाहिए। आगे 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर सुमेलित है अनुच्छेद 24। ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, आगे 76 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 76 नंबर के प्रश्नों की ओर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये बोला है प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 42 में उल्लेखित है। कौन से अनुच्छेद में? 42 में उल्लेखित है। अगला, निम्नलिखित में से किस पद की आयु योग्यता 30 वर्ष है? कितना? 30। तो ये प्रमुख पद है, इनमें जानना चाहिए। तो ये जो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए कितना? 35 वर्ष है। राज्यसभा सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, इसके लिए भी कितना वर्ष है? 35 वर्ष है। और राज्यसभा सदस्य, इसके लिए है 30 वर्ष। कितना वर्ष है? 30। और 30 वर्ष वाला पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कमेंट करके बताना है लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। चलिए आगे 78 नंबर के क्वेश्चन क्या कहते हैं? 78 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 100वां वाला संबंधित था भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित था। आपको बताना है अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। आगे, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में मनुष्यों में क्या बोल रहा है? इटाई रोग का कारण है। तो क्लास में मैंने बताया था, देखो हम किसी भी चीज से कटा जाएंगे, मान लो हंसिया से कटा गए तो क्या बोलते हैं? इदई। तो उससे जानना है इटाई। कटा गए से याद रखना है कैडमियम प्रदूषण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैडमियम प्रदूषण, क्लास में बताया था। आगे 80, निम्नलिखित में से क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमेथेन। 80 का उत्तर क्या हो जाएगा? 20। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जितने से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा YouTube चैनल आपके पुलिस आरक्षक बनने में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हम उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। जितने भी टेस्टर ले रहे हैं उनको YouTube में डाल रहे हैं। और चलिए 81 से 100 तक के प्रश्नों का हल आपको बताएंगे रुद्र सर। ठीक है, जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 81 से आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन चालू हो रहा है। चलिए इसको डील करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे आपके जो भिन्न दे रहा है तो भिन्न को लिखते हैं। तो क्या होगा? 11/13, ये होगा 9/11, ये होगा 3/4 और ये होगा 5/7। देखते हैं अब इसके अंश और हर में कितने का अंतर है। तो अंश और हर में कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 1 का। और इसमें कितने अंतर है? 2 का। जब भी ऐसा हो कि सभी का अंतर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? अंतर समान नहीं है। ऐसा करने पे इन चारों संख्या के क्या करेंगे? हम चारों संख्या का लेंगे LCM, जो कि आएगा 2 के बराबर। तो क्या करेंगे? 2 से इसका 2 से क्या गुणा करेंगे? भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 11। अब इस 2 का 2 से भाग देंगे तो आएगा 1, और इस 1 का 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 9। अब इसका 2 से 1 भाग दूंगा तो आएगा ये 2, और 2 का 3 से गुणा करूंगा तो आएगा ये 6। अब इसका LCM हो जाएगा यहाँ पे 2, और 5 से इसका गुणा करूंगा तो आएगा ये 5। तो देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? ये 11 है, और ये 9 है, और ये 6 है, और ये 5 है। तो 5 क्या है? सबसे छोटी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5/7 क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82।
क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, वह बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष रह जाएंगे। चलिए क्या क्या संख्या दिया है, 1657 और 2037, तो क्या करेंगे, शेष कितना क्रमशः 6 और 5 रह जाएंगे। इसमें क्या है, मैं 6 घटा दूंगा और इसमें क्या घटा दूंगा, 5, तो कितना जाएगा, 1600 हो जाएगा, ये 51 और ये हो जाएगा 2032। अब इस दोनों संख्याओं पर क्या है, वह बड़ी संख्या क्या है जिसमें हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, क्योंकि जितना शेष है उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, उसमें माइनस कर चुके हैं। तो इन दोनों संख्या को क्या निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालेंगे भाग विधि से। तो चलिए देखते जाइए, ये हो जाएगा 32 को भाग देंगे हम 1651 से, तो कितने बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ बच जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, इसको भाग देंगे अब हम लोग 1651 से, तो कितने बार में जाएगा, ये 5 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 4 एक कम 4, 4 8 32, 32 का हो जाएगा 2, हासिल आया 3, 8 12 1 15। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 11 से 4 देगा तो 7 और ये 2 और 1, कितना बच गया, 127। जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा तब तक भाग देते जाएंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 127। अब इसको भाग देंगे 381, तो कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, 381, और क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा। तो लास्ट जो भाग देते हैं वही क्या होता है, उसका HCF होता है। तो कितना आ गया, 127। 127 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1651 और 2032 को क्या होगा, पूर्णतः विभक्त कर देगा, और 1657 और 2027 को भाग देने पर शेष फल 6 आएगा और 5 आएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 127 है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 है। 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था, तो पति का उम्र क्या है। इसको अगर मैं बेसिक से सॉल्व कराऊंगा तो बहुत बड़ा होगा, और यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं आपको इसको ऑप्शन से सॉल्व कराता हूँ। अगर पति का उम्र दिया है 32, ठीक है, और दोनों की उम्र क्या है, 60 है, तो पत्नी की उम्र कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक इसका वर्तमान का उम्र है। 4 साल पहले की बात हो रहा है, मतलब इस उम्र में मैं 4 माइनस करूंगा। अगर इसमें 4 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 28, और इसमें 4 माइनस करूंगा तो हो जाएगा 24। तो 4 साल पहले की उम्र कितना हो जाएगा, 28 और 24 हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसको कैसे से काट सकता हूँ मैं। तो 4 से काटूंगा तो कितना, 7 बार में, और ये 6 बार में। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 7:6 आ जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि उनकी उम्र 4 साल पहले उस उम्र का अनुपात कितना था, तो 7:6 था। ये 7:6 आ गया, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि पति की उम्र क्या था, पति की उम्र था 32 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 क्या कहता है। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। तो मैं मानता हूं कि पपिया का वेतन कितना है, 100 रुपये है, और नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो नीता का वेतन कितना होगा, नीता का वेतन हो जाएगा 125। तो पपिया का वेतन हो जाएगा नीता के वेतन से 25% कम। तो कितना कम हो रहा है, 125 में अगर मैं 100 से माइनस करूं तो क्या हो जाएगा, उतना कम हो रहा है। और किससे कम हो रहा है, तो कम हो रहा है किससे, नीता के वेतन से। तो नीता का वेतन कितना है, 125 है, और इसको प्रतिशत में लाने के लिए मैं इसको 100% से क्या करूंगा, गुणा करूंगा। तो कितना आएगा, ये ऊपर में आ जाएगा 25, नीचे में आ जाएगा 125 गुणा 100%। 25 से कम 25, 25 पन से 125, तो यह आ जाएगा 20%। 20% क्या होगा, कम होगा, जो कि आपके ऑप्शन
बी में दिया है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि नल बी उसी तालाब को भरने के लिए 6 घंटा लेता है। यदि दोनों नल को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। एक तालाब है जहां एक नल है ए, उसको भरने में 3 घंटा लेता है, और नल बी उसी तालाब को भरने के लिए 6 घंटा लेता है। यदि दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो उस तालाब को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए, नल ए है, उस तालाब को भरने के लिए कितना लेता है, 3 घंटे लेता है। नल बी है, उसी तालाब को भरने के लिए 6 घंटे लेता है। तो दोनों का मैं क्या करूँगा, एलसीएम निकालूंगा, जो कि आएगा 6 के बराबर। तो नल ए का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, और नल बी का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1 यूनिट। तो ए और बी मिलके कितना, 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट काम करते हैं नल ए और बी। तो टोटल काम करना है 6, तो 1 घंटे में काम करते हैं 3, तो 6 काम करने के लिए कितना लगेगा उनको, 2 घंटे। आपके ऑप्शन सी में दिया है 2 घंटे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, यदि कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 3 मिनट में पार करती है, वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा उसकी गति कितने हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है कि रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करता है और वही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है। इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है ट्रेन की गति। तो ट्रेन की गति को हम दोनों में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जैसे कि चाल होगा, चाल क्या होगा, दूरी बटा समय। ठीक है, जब वह ट्रेन किसी स्थिर खंभे को पार करेगा तो क्या करेगा, वह स्वयं की लंबाई को पार करेगा। तो मैं मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है, और खंभे की लंबाई को मैं नेग्लेक्ट करके चलूंगा, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, तो उसको मैं क्या करूंगा, नेग्लेक्ट करके चलूंगा। तो उसको खंभे को पार करने में उसको लगता है 3 मिनट। ठीक है, सेम उसी ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, उसको लगता है 5 मिनट। तो उसका ट्रेन का प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है हमको 600, और ट्रेन की लंबाई हो जाएगी x, और उसको पार करने में लगेगा 5 मिनट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तिर्यक गुणा करूँगा, तो 5 इधर आके गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 तिया 1800 + 3x। 3x इधर आके कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 1800 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 900। x क्या है, ट्रेन की लंबाई है। तो मैं कह सकता हूँ उस ट्रेन की लंबाई क्या है, 900 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई 900 मीटर बी में भी है और सी में भी है। तो हमको क्या निकालना है, गति। तो हमको ट्रेन की लंबाई मिल गया है, तो गति निकाल लेते हैं। तो गति क्या होगा, चाल होगा बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी क्या है, तो दूरी मैं मान के चलता हूँ, यहाँ की दूरी क्या है, 900 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो 900 मीटर हो जाएगा। और खंभे की लंबाई को मैं यहाँ पे क्या है, नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, और उसको समय कितना लगता है, 3 मिनट। और इसको मैं अगर सेकंड में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 60 से यहाँ पे क्या करूँगा, मैं गुणा कर देता हूँ। तो आएगा ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 3 9, और ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया हमको किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी हम किसी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा, तो यह हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं किस में है, तो यह है आपके ऑप्शन बी में। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 900 और गति हो जाएगी उसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, एक आयत का विकर्ण की लंबाई और उसकी चौड़ाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल की गणना करना है। चलिए क्या दिया, हमको एक आयत दिया है। ठीक है, इस आयत का क्या है, एक विकर्ण है, और उसकी चौड़ाई का क्या है, हमको दिया है क्रमशः क्या है, उसका विकर्ण है 13 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 90 है तो क्या हो जाएगा, ये
समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये हमको निकालना है, इसको x मान लेता हूँ मैं। ये हमको 13 दिया है कर्ण और इसका बेस दिया है 5, तो क्या हो जाएगा, ये 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा x का वर्ग और 5 का वर्ग। ये हो जाएगा 169 x का वर्ग प्लस 25, तो हो जाएगा 25 को इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये 144 बराबर x स्क्वायर। x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 जो कि होगा 12 के बराबर। तो इस आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। जब आयत की हमको लंबाई और उसका चौड़ाई पता होगा तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई दिया है 12 और चौड़ाई दिया है 5, 12 पन से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, जेड यू क्यू, यहाँ पे क्या आएगा वो निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हमको क्या दिया है, सबसे पहले दिया है जेड, जेड दिया है, उसके बाद क्या दिया है, यू। इसके बीच में 1 2 3 4 लेटर है इनके बीच में, ठीक है। अब यू के बाद क्या दिया है, क्यू, 1 2 3 क्यू दिया है, इसके बीच में क्या है, लेटर कितने बच गए हैं हमको, 3। उसके बाद क्या दिया है, हमको वो निकालना है। जब यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, उसके बाद हमको कितना बीच में लेटर छोड़ना पड़ेगा, 2 छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा। उसके बाद 1 छोड़ेंगे, उसके बाद एल हमको क्या हुआ है, दिया है। तो इस क्वेश्चन मान के जगह पे क्या आएगा, एन आएगा। तो एन किस में दिया है, आपको दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। यदि एक दिन सूर्योदय के समय 2 मित्र सुधीर और मोन्टू एक दूसरे के सम्मुख खड़े खड़े बात कर रहे हैं, यदि मोन्टू की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही हो तो सुधीर किस ओर मुंह करके खड़ा है। चलिए ठीक है, अगर मैं इसको पूर्व दिशा मान लूं और ये क्या होगा, ये पश्चिम हो जाएगा। पूर्व से क्या है, सूर्य का उदय होता है, किसी यहाँ दिया है सूर्योदय के समय, ठीक है। अगर ये पूर्व है तो क्या होगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आपको बोले कि परछाई सामने और पीछे बढ़ रहा है तो निश्चित है कि जो रहेंगे, जो भी व्यक्ति, उसका परछाई अगर आमने सामने बढ़ रहा है तो उसका मुख या तो पूर्व की ओर होगा या तो पश्चिम की ओर होगा। और जब भी क्वेश्चन में दिया है कि परछाई बाएं दाएं बढ़ रही है तो उसका मुख किधर होगा, या तो उत्तर की ओर होगा या दक्षिण की ओर होगा। चलिए देखते हैं, मोन्टू की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रही है, ठीक है। अगर मोन्टू यहाँ पे खड़ा है जिसका मुख क्या है, दक्षिण की ओर है, ठीक है, तो उसका परछाई क्या है, दाहिने ओर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मोन्टू का क्या होगा, मुख क्या होगा, दक्षिण की ओर होगा। और क्या दिया है, सुधीर का मुख किस ओर होगा। जब दूसरे एक दूसरे की ओर आमने सामने करके बात कर रहे हैं तो मैं यह कर सकता हूं कि सुधीर का मुख क्या होगा, उत्तर की ओर होगा। वहीं को पूछा है हमको कि सुधीर का मुख किस ओर है, तो उसका मुख किस ओर है, उसका मुख है उत्तर की ओर, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90। एक बस शहर ए से रवाना होती है। इस बस में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 औरत चढ़ जाती है। इस प्रकार इस बस में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो जाती है। तो बताइए प्रारंभ में इस बस में कुल कितने सवारियां थी। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले शहर ए में रवाना होती है तो औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी थी। तो मैं अगर पुरुष को 2x लेके चलूं तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, x होगी। ये क्या है, शहर ए का सिचुएशन है। उसके बाद क्या होता है, शहर बी में 10 पुरुष उतर जाते हैं, ठीक है। तो 2x में क्या होगा, 10 माइनस कर दूंगा क्योंकि 10 पुरुष क्या है, शहर बी में उतर गए हैं। और वहीं पे 5 औरतें चढ़ जाती है तो x + 5,
तो शहर बी में औरत और पुरुषों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस x, और इधर हो जाएगा 5 और 10, क्या हो जाएगा x बराबर क्या होगा हमारा 15 हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में शहर ए में क्या है, इसका रेशियो क्या दिया है 2x और x, जो कि दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, जो कि शहर ए में कुल सवारियों की संख्या है। जब x की वैल्यू 15 आ गई है तो कुल सवारी शहर ए में कितना निकल जाएगा, तो 15 तिया क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो कुल सवारी कितना हो जाएगी 45 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह में जो विलुप्त संख्या है वो हमको ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ये पैटर्न फॉलो करता है, उस पैटर्न को हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क पे क्या जगह पे कौन सा लेटर आएगा या कौन सा संख्या आएगा वो हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। 8 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो कितना आएगा 13। ठीक है, अगर इस 13 में मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना आएगा ये 10। चलिए देखते हैं यही पैटर्न क्या दूसरा भी फॉलो करता है। इस 7 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा ये 12। अगर इस 12 में मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा 9। ये भी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखते हैं, अगर इस 10 में मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा ये 15। तो अब इस 15 में मैं 3 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क में जो संख्या होगी वो हमें पता चल जाएगा। तो 15 में 3 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 12। 12 ही क्या है आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कथन क्या है, कथन पहला है सभी छात्र स्नातक है, और दूसरा क्या कथन है, कुछ छात्र तैराक है, और कथन 3 क्या है, सभी तैराक वाहन चालक है। तो इसको हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। ठीक है, सभी छात्र स्नातक है तो ये क्या है, ये सभी क्या है छात्र है, जो कि क्या है स्नातक है। ठीक है, स्नातक के अंदर छात्र हो गया तो बोलूंगा कि सभी छात्र क्या है स्नातक है। कथन 2 क्या है, कुछ छात्र तैराक है। इस छात्र में कुछ ऐसे हैं जो कि क्या है तैराक है। ठीक है, उसके बाद कथन 3 कहता है सभी तैराक वाहन चालक है। जितने तैराक हैं ये सभी तैराक क्या है वाहन चालक, क्या है वाहन चालक। अब देखते हैं इसके निष्कर्ष देखते हैं। कुछ स्नातक तैराक हैं। ठीक है, स्नातक का क्या है घेरा ये है, और ये तैराक भी है तो ये क्या है कुछ ऐसे स्नातक है जो तैराक है, तो ये क्या है निष्कर्ष सही है। सभी तैराक स्नातक है। तैराक कहाँ है, तैराक यहाँ पूरा ये वाला गोला है, और क्या है स्नातक है। तो ये वाला जो गोला में जितने तैराक है वो तो स्नातक नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। सभी स्नातक तैराक है, तो स्नातक यहाँ भी है तैराक यहाँ है, इतने ही जो हैं तैराक है वो स्नातक है, ये वाले जो स्नातक है वो तैराक नहीं है, तो क्या होगा ये भी गलत हो जाएगा। सभी छात्र वाहन चालक है, इतने जो छात्र हैं वो वाहन चालक है, पर यहाँ जो छात्र है वो वाहन चालक नहीं है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा निष्कर्ष क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष ए ही क्या हो जाएगा सही होगा, जो कि 92 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं 93 एक डाइस पासा का क्वेश्चन है, जिसमें 2 स्थितियां दी गई है पासाओं की, उसको अध्ययन करते हैं। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात करना है। ऐसे जब 2 स्थितियां हों और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा फलक कॉमन है, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कॉमन है, तो क्या करेंगे जो ऊपर का 1 है उसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट में 3 हो जाएगा। 5 जो लेफ्ट में है उधर जाके राइट क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट में 4 हो जाएगा, और 2 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमको पूछा क्या है 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत क्या है 5 के विपरीत 4 है, जो कि ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। इसमें क्या है कितने ट्रायंगल है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको मैं आपको समझाने के लिए क्या है इसको
मार्किंग कर देता हूँ। इसको मान लेता हूँ मैं ट्रायंगल 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहा है। 6 ट्रायंगल तो इंडिविजुअल हैं ही, तो कितने हो जाएंगे एंगल मतलब ट्रायंगल 6। अब देखते हैं कि 2 ट्रायंगल को मिलकर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। जैसे 1 और 2 को मिला के क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। वैसे कहते हैं 2 त्रिभुज को बन के कितने ट्रायंगल बन रहे हैं देखते हैं। तो एक हो रहा है 1 और 2 को मिला के, वैसे 3 और 4 को मिला के, और वैसे 5 और 6 को मिला के। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ बन रहे हैं 3। देखते हैं वैसे 3 त्रिभुजों को मिला के कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो जैसे देखते हैं ये वाला त्रिभुज, 3 छोटे त्रिभुज को मिला के क्या है 1 2 3, एक त्रिभुज ये बन रहा है, और एक है 2 3 4, ठीक है, और एक है 3 4 5। अब फिगर को देखते जाइए, ठीक है। एक है 4 5 और 6, एक है 5 6 और 1, और एक लास्ट है 6 1 2। 6 1 2 मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ कितने त्रिभुज हैं 1 2 3 4 5 6। 3 छोटे छोटे त्रिभुज को मिलाकर एक कितना त्रिभुज बन रहा है, 6 त्रिभुज बन रहा है। और एक जो बड़ा त्रिभुज है वो एक और हो जाएगा, जो सभी छोटे 6 त्रिभुजों से मिलके बन रहा है। तो टोटल कितने हैं 6, और यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है 6, और बड़ा त्रिभुज मिला के 1 9 1 10 और 6 16। तो कितने त्रिभुज हैं 16, जो कि ऑप्शन क्या है आपके ए में दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या बोलता है, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वाधिक राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह जो इवेंट है, यह इवेंट हुआ था दिल्ली में, जिनका चीफ गेस्ट है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ ओडिशा को। फर्स्ट कौन थे, ओडिशा। दूसरा थे उत्तर प्रदेश, और थर्ड रैंक मिला गुजरात और पुदुचेरी को, ठीक है। तो हमको पूछा गया है कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो ओडिशा राज्य को क्या है इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोलता है, महिला एशिया जूनियर हॉकी कप 2024 का विजेता देश कौन सा है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जूनियर एशिया महिला हॉकी कहाँ हुआ, तो हुआ है वो ओमान में, ठीक है। जिसमें फाइनल में पहुंचे थे इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक है। हॉकी में दोनों फाइनल में थे, और इन्होंने एक एक करके क्या हो गए, दोनों टाई हो गए। जब पेनाल्टी शूट आउट हुआ तो इंडिया ने 3 किया और चाइना ने 2 किया, और यहाँ इंडिया विजयी हो गया। इसको जीत के इंडिया ने महिला एशिया जूनियर हॉकी को दूसरा खिताब जीता। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से विजेता देश कौन सा था, विजेता देश था भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया, तो है हमारा राज्य छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आके उन्होंने हमारे पुलिस प्रेसिडेंट को कलर से सम्मानित किया। यह एक जो सैन्य शक्ति है उसको सर्वोच्च क्या है, पुरस्कार है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में ISPOT पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है सेबी ने। और सेबी क्या है, सेबी है भारत सरकार का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि हमारे जो ऑनलाइन जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, जो हमारे मार्केट होते हैं, उसको क्या करते हो, रूल करते हैं और नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या है। क्वेश्चन नंबर 99 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मिशन की घोषणा किया? तो मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन का घोषणा 1 करोड़ पांडुलिपि संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए किया गया था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, क्या बोलता है? हाल ही में एक वायरस HMV के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई? जब भी वायरस की बात होती है तो एक ही देश हमारे ख्याल में आता है, वो देश क्या है? चाइना है, जहाँ से कोरोना भी शुरुआत हुआ था और HMV का भी तीव्रता वहाँ दर्ज किया गया था। तो ऐसा 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे मेगा टेस्ट 1 का। उम्मीद करता हूँ कि 100 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चंद्रहासिनी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं इसी आशा विश्वास के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। बहुत